नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज अपना जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो और सेकंड ग्रेड के लिए जो अपना श्रृंखला शुरू करी थी, उसका अगला टॉपिक है अपने विशेषण। आज आप इसके बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। ये विशेषण अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है और अपने वहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी है कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। आज इसके बारे में हम लोग विस्तारित रूप से अध्ययन करते हैं कि विशेषण है क्या। विशेषण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि और शेष, और जिसमें अन प्रत्यय लगा हुआ है और वी उपसर्ग है, और इसमें मूल शब्द है शेष, और इसमें स मूर्धन्य से की वजह से यहाँ पर नया आ जाता है। इसका अर्थ होता है विशेष रूप से शेष रहने के कारण, और इसका विशेषण शब्द के अन्य नाम भी हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। इसे विभेदक भी कहा जाता है, इसे प्रभेदक भी कहा जाता है, इसे व्यावर्तक भी कहा जाता है, इसे लक्षणक भी कहा जाता है और चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने एक छोटा सा ये चिन्ह ये बना रखा है कि मनुष्य तो सारे मनुष्य है, सारे जगत में मनुष्य ही है, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए इतना सा बना के कि भारतीय मनुष्य, तो ये मनुष्य शब्द की विशेषता बता रहा है। ये भारतीय के मनुष्य तो है, लेकिन कौन सा मनुष्य है? ये भारतीय मनुष्य। इसकी लेते हैं हम लोग परिभाषा। देखो परिभाषा में संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की किस प्रकार से उनके गुण की, उनकी संख्या की, मात्रा की, परिणाम संबंधी विशेषता या वस्तु के लक्षण बताने वाले पद विशेषण या विशेषक कहलाते हैं। ये अपने सीधा समझ लो, अपने भाषा में संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों की को विशेषण कहा जाता है। जो विशेषता किस प्रकार बताता है? उनके गुण से विशेषता बताता है, उनकी संख्या से विशेषता बताता है, उनकी मात्रा से संबंधी विशेषता बताता है, या उनके परिमाण संबंधी विशेषता बताता है। यथा जैसे सुंदर लड़का, यहाँ पर ये लड़का है, लड़का की विशेषता बता रही है। लड़का तो है लेकिन किस पर, कैसा वो? सुंदर लड़का है। छात्र, छात्र तो है लेकिन कितने छात्र है? 5-7 छात्र है। 2 किलो आम, आम तो है लेकिन कितने किलो है? 2 किलो। ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यह सुंदर लड़का है, इसके लड़के के गुण बता रहा है। ये छात्र 5 छात्र, इस लड़कों की संख्या बता रहा है, और यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा है। जैसे अगला उदाहरण, उसका घर बड़ा, नया, विशाल या सुंदर है। जैसे उसका घर है, अब इसके विशेषता देखिए, बड़ा भी है, नया भी है, विशाल भी है और सुंदर भी है। साथ साथ में इसके कोई भी वर्ड है तो आ सकता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिसको आप लोग संज्ञा कह सकते हैं, जैसे घर एक जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर घर की विशेषता बताई जा रही है कि घर बड़ा है, नया है, विशाल है, सुंदर है, तो उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य कहा जाता है। जिन शब्दों से बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण कहते हैं। ये एक विकारी शब्द है, अपने पहले भी पढ़ा था। एक विकारी शब्द क्या होते हैं, अपने ये इसके बारे में पहले भी अध्ययन किया था। विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा की व्याप्ति सीमित, ये क्या करता है? ये संज्ञा की व्याप्ति को सीमित करता है। संज्ञा के बारे में बताते हैं लेकिन उसके बारे में सीमित मात्रा में बताते हैं। जैसे संकुचित और मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा तो है, जैसे ये संज्ञा होगी, घोड़ा तो खूब है, लेकिन कौन सा घोड़ा? घोड़ों में भी कौन सा घोड़ा? काला वाला घोड़ा। तो ये क्या कर रहा है? उसकी व्याप्ति को सीमित कर रहा है, उसको संकुचित कर रहा है। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा पद की व्याप्ति संकुचित होती है उसे व्याकरण में विशेष्य कहा जाता है। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक नगर, तो यहाँ पर नगर की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर नगर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ऐतिहासिक ये क्या? विशेषण हो गया। विशेषण कौन सा? विशेषण गुणवाचक विशेषण। अगला उदाहरण, जैसे कमरा, तो कमरा की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पर कमरा क्या हो गया? ये हो गया आपके विशेष्य। जैसे भारतीय बालक, बालक की विशेषता बताई जा रही थी, विशेष्य कौन हो गया? बालक। तो यहाँ पर भारतीय शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया, यह भी विशेषण हो गया, और ऐतिहासिक भी विशेषण हो गया। जैसे समझदार बालिका, ऊंचा पर्वत, सभ्य बालक। एक आता है परिविशेषण, आपने नाम भी सुना होगा। परिविशेषण को परबालक भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताएं, यानी जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण तो कहते हैं, लेकिन इससे कई बार ऐसे वाक्य के अंदर ऐसे शब्द आ जाते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पर विशेषण।
ये भवन बहुत ऊंचा है। जैसे कि यहाँ पर भवन की विशेषता बताई जा रही, तो यहाँ पर भवन हो गया विशेष्य, ऊंचा है। ऊंचा है तो ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन ऊंचा तो है लेकिन बहुत ऊंचा है, तो ये क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। यानी ऊंचा की विशेषता बताई जा रही है, ऊंचा तो है लेकिन ये बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर ये ऊंचा, ये बहुत क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। यानी जहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाए वहाँ पर क्या होता है, पर विशेषण होता है। आगे आता है मुख्य परिविशेषण कौन कौन से, जैसे बहुत, अधिक, ज़्यादा, थोड़ा, कम, अति, कतई, जरा, किंचित। जैसे वे अत्यंत बुद्धिमान बालक, जैसे एक उदाहरण लो आप, जैसे वो बुद्धिमान तो है, यहाँ पर बालक क्या है, विशेष्य है। बुद्धिमानी क्या है, उसकी विशेषण है, उसकी विशेषता बुद्धिमान शब्द से बताई जा रही है। लेकिन बुद्धिमान तो है लेकिन कैसा बुद्धिमान है, वो अत्यंत बुद्धिमान है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। जी हाँ, आपकी ये बात कतई वाजिब है, यहाँ पर कतई हो गया। बहुत छोटा कमरा, कमरा तो एक कमरे की विशेषता किससे बताई जा रही है, ये हो गया विशेष्य, ये हो गया विशेषण, और बहुत, तो ये क्या हो गया, पर विशेषण। वाक्य प्रयोग के आधार पर विशेषण, वाक्य प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। देखो, यदि विशेषण विशेष्य के पहले आए तो वे उद्देश्य विशेषण और विशेष विशेषण कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अगर विशेष्य शब्द से पहले उसकी विशेषता कोई शब्द आकर उसकी विशेषता बता दे तो वहाँ पर होता है उद्देश्य विशेषण, इसे विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। जैसे सुंदर बालक, यानी ये बालक की विशेषता बता रहा है, कौन से शब्द से, सुंदर से, तो ये पहले आकर बता रहा है। बालक से पहले कौन सा शब्द आया, सुंदर, तो ये पहले आकर बता रहा है। बड़ा बालक, बालक विशेषता बड़ा से बताई जा रही है, तो ये पहले आकर बता रहा है। विद्वान पुरुष, पुरुष की विशेषता विद्वान से बताई जा रही है, तो पहले आकर बताई जा रही है। जहाँ पर पहले आकर विशेषता बताई जाए उसे उद्देश्य विशेषण भी कहा जाता है और विशेष विशेषण भी कहा जाता है। एक तो ये हो गया। यदि विशेषण विशेष के बारे में आए, बाद में आए और उसे विधेय विशेषण कहा जाता है। विशेषता तो बताए लेकिन वो क्या हुआ, विशेषण उद्देश्य विशेष्य शब्द के बाद में आकर उसकी विशेषता बताई जाए तो वो क्या होता है, विधेय विशेषण। जैसे लड़का सुंदर है, अब लड़का तो हो गया इसमें विशेष्य, और सुंदर है इसके बाद में आया है, तो बाद में आने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर विशेषता तो बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषण भी है, लेकिन कौन सा विशेषण है, विधेय विशेषण है। जैसे लड़का मोटा है, लड़का विशेष्य हो गया, मोटा विशेषण हो गया, इसके बाद लड़के के बाद में आकर मोटा इसकी विशेषता बता रहे हो गया विधेय विशेषण। विशेषण के भेद, विशेषण भेद प्रकृति का आधार पर कितने प्रकार का होता है, विशेषण 4 प्रकार का होता है। मैं तो ऐसे याद करता हूँ, गुणा की संख्या का सार्वजनिक परिणाम, ऐसे याद करता हूँ मैं तो एक हो गया गुणवाचक विशेषण, एक होता है संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक विशेषण, एक होता है सार्वनामिक विशेषण। आज पहले शुरू करते हैं हम लोग गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, तो ये होता है संज्ञा स्वनाम शब्दों के गुण, यानी गुण और दोष, सिर्फ गुण नहीं, गुण और दोष भी। आकार, उसका आकार और प्रकार, उसके रंग रूप, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, देश और काल, अगर स्वाद है तो स्वाद, उसमें गंध, काल, स्थान, दिशा, स्पर्श आदि संबंधी विशेषता बताने शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि उसके गुण दोष बोल सकते हैं, उसका आकार प्रकार, उसका रंग रूप, उसकी अवस्था स्थिति, देश काल, स्वाद, गंध, काल, स्थान, दिशा, स्पर्श आदि संबंधी जो विशेषता बताई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे गुण दोष में क्या क्या होता है, गुण दोष में क्या होता है, मीठा तरबूज, तरबूज है लेकिन कैसा है, मीठा है। झूठी बात, बात है लेकिन कौन सी बात है, झूठी बात है। अशांत चित्र, सुनी मांग, सहृदयमा, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, दुराचारी, दुष्ट, सचित्र, शांत, सीधा, वीर, कायर, पापी, ईमानदार, सुशील व सरल। लिंग के अनुसार भी विशेषण लगता है। जैसे कभी कभी योगी पुरुष है ना, योगिनी स्त्री, अपनी योग्य स्त्री नहीं कह सकते, उसके सामने अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके सामने विशेषण भी कौन सा लेना होगा, स्त्रीलिंग, तो योगिनी स्त्री होता है। आज्ञाकारी पुत्र होता है तो आज्ञाकारिणी पुत्री होता है। जैसे हम लोग संतोषी पुरुष कहते हैं, संतोषी स्त्री नहीं होता है बल्कि कौन सा होता है, संतोषिणी स्त्री होता है। हितैषी पुरुष होता है तो हितैषिणी स्त्री होती है। जैसे रोगी महिला, रोगी पुरुष होता है तो रोगिणी महिला, ये रोगी शब्द बनता है रुज में या प्रति लगने से रोगी शब्द बनता है। अगला आकार बोधक या आयतन बोधक। आकार बोधक और आयतन बोधक में क्या होता है, जैसे आकार, बड़े बड़े, कंकड़, लंबा पेड़, गोल मैदान, संकरा,
टेढ़ा, नाटा, चौड़ा, मोटा, बड़ा, ठिगना, ऊंचा, तिकोना, चौकोर, मोटा, पतला, सुडौल, पोला, नुकीला इत्यादि। आगे आता है रंग बोधक। रंग बोधक में क्या होता है? लाल वस्त्र, पीले गाल, भूरा, खरगोश, सिंदूरी, आसमानी, मटमैला, जामुनी, नारंगी, बादामी, अंगूरी, काला, पीला, हरा, लाल, सफ़ेद, सांवला, सुनहरी, चमकीला। अगर यहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए वाक्य के अंदर और ये शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हो तो वहाँ पर कौन सा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। आगे स्वाद या गंधबोधक, जैसे मीठा है, खट्टा है, कड़वा, मधुर, नमकीन, तिक्त, कासैला, चटपटा, फीका, बदबूदार और इत्यादि। एक होता है स्पर्श बोधक में खुरदरा है, स्पर्श करने से पता चलता है कि खुरदरा है, नरम है, कठोर है, कोमल है, चिकना है, मखमली है, मुलायम है, या लिजलिजा है, या स्किन या चिकना है। आगे होता है दशाबोधक। दशाबोधक में क्या होता है? पतला दूध, सूखे पत्ते। दशा बताई जा रही है मालदार व्यक्ति, रोगी, पिघलागी, स्वस्थ, अमीर, गरीब, बीमार और सुखी, दुखी, उबला, पतला, गीला, सूखा, घना, है ना, नया, पुराना, फटा इत्यादि। विशेष गरीबी, अमीरी, बीमारी ये तीनों शब्द भाववाचक हैं। ये तो अपन कमजोरी, जवानी भी, फकीरी, गरीब, अमीर, बीमार विशेषण। अगर आपको विशेषण अगर ये शब्द आते हैं गरीब, अमीर और बीमार तब तो होता है विशेषण, लेकिन आपको गरीबी, अमीरी और बीमारी शब्द दे देते तो क्या होता है? भाववाचक विशेषण होता है। आगे अवस्थाबोधक। अवस्थाबोधक में होता है स्वस्थ महिला, बीमार बच्ची, लूला लूली, बांझ, दुबला, लंगड़ा, लंगड़ी, बुढ़ा, युवा, अधेड़, तरुण, प्रौढ़, कमजोर, जवान। आगे आता है स्थान एवं देश कालबोध, जैसे बनारसी साड़ी स्थान बताया जा रहा है, कश्मीरी महिला स्थान बताया जा रहा है, ग्रामीण भाषा, भारतीय संविधान, ईरानी भाषा, मद्रासी लोग, प्राचीन कथा, नवीन विचार, विगत दिवस। गुणवाचक विशेषण की अवस्थाएं, यह है सुंदर बालक जा रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर विशेषण तो है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन कौन सा विशेषण, विधेय विशेषण है या वो उद्देश्य विशेषण है? तो यहाँ पर कौन सा हो गया? उद्देश्य विशेषण हो गया, क्योंकि विशेष्य शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताई जा रही है। जहाँ पर पहले आकर विशेष बताई जाती है वहाँ पर उद्देश्य विशेषण होता है। मेरी पुत्री विदुषी, यहाँ पर कौन सा? विधेय विशेषण हो गया। सभी बच्चे समझदार हैं, यहाँ पर भी कौन सा हो गया? विधेय विशेषण हो गया। सुंदर, विदुषी, समझदार विशेषण है। बालक, पुत्र, बच्चे, संज्ञा पद और है। इन तीनों वाक्यों में सामान्य विशेषता बताई जा रही है, सामान्य विशेषता है। अगर इनको आप एक बार देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। संज्ञा शब्दों की विशेषता तुलना करने को विशेषण की अवस्था कहा जाता है। अगर संज्ञा शब्द आपस में उनकी तुलना की जाए या विशेषता बताई जाए तो उनकी कौन से, उन्हें विशेषण की अवस्थाएं कही जाती है। विशेषण की अवस्थाएं कितने प्रकार होती है? 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। इन तीनों के वाक्यों की तुलना की विशेष के साथ नहीं छूटेगा। तुलना आधार विशेषण के भेद, एक होता है मूलावस्था, यह विशेषण मूल अवस्था में रहता है, प्रत्यय रहित रहता है। जब विशेष की तुलना सूचित न हो या ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही हो और ना सकारात्मक नकारात्मक विशेषण का बोध हो। उत्तरावस्था, इसमें प्रत्यय का प्रयोग, इसमें क्या होता है? प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय कौन कौन से? तर और तरा का प्रयोग होता है। नाम से ही समझ जाते हैं, इसमें तरा लिखा हुआ है तो प्रत्यय कौन से? तर और तरा। जब किसी वाक्य में दो विशेष्यों को किसी एक से बुरा या अच्छा बताया जाए तो वह उत्तरावस्था होती है, या आपस में तुलना का बोध हो तो वहाँ पर कौन सी है? उत्तरावस्था होती है। सीता राधा गीता से समझदार है, यहाँ पर कौन सी होगी? तुलना का भाव हो गया, दोनों का आपस में क्या हो गया? तुलना का भाव हो गया, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? उत्तरावस्था हो गया। एक होती है उत्तमावस्था, जिसे मध्यमावस्था भी कहते हैं। जब वाक्य बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए, बहुतों में से किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाए तो वहाँ पर होती है उत्तमावस्था। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, जैसे सारे कवियों में बात की जा रही है, वहाँ पर सबसे श्रेष्ठ कौन से है? कालिदास श्रेष्ठ, तो सबसे उत्तम बता दें उनको। इनमें कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? इसमें तम और तमा का प्रयोग होता है। तम तो पुल्लिंग के लिए होता है और तमा स्त्रीलिंग के लिए होता है। वे उर्दू का तरीन प्रत्यय भी लगता है, कहीं कहीं पर उर्दू का एक तरीन प्रत्यय होता है, वो भी इसमें प्रयोग हो जाता है। जैसे महान, ये तो हो जाता है आपके मूलावस्था। एक होती है
आपने उत्तरावस्था पढ़ा था, तो जहाँ पर तरह तरह का प्रयोग होता है, जो देखो महान का उत्तरावस्था शब्द बनता है महत्तर और उत्तमावस्था बनता है महत्तम। मधुर तो होता मूलावस्था, ये होता है उत्तरावस्था मधुत्तर हो जाए, और उत्तमावस्था जाती है मधुरतम। निम्न तो हो गया मूलावस्था, ये हो गया उत्तरावस्था, और ये हो गया उत्तमावस्था। निम्न का निम्नतर और निम्नतम। लघु तो हो गया मूलावस्था, ये उत्तरावस्था लघुतर, और लघुतम हो गया उत्तमावस्था। उसी प्रकार उच्च उच्चतर और उच्चतम। गुरु गुरुतर और गुरुतम। कुछ उदाहरण इसे मान लेते हैं, लेकिन इनका सही शब्द श्रेष्ठ ही होता है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। इसे शुद्ध रूप में सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मेष अच्छा लड़का, तो ये कौन सी होगी? मूलावस्था होगी। मेष दिनेश से अच्छा गया, तो दोनों में आपस में क्या हो गया? तुलना का भाव हो गया, तो यहाँ पर कौन सी होगी? उत्तरावस्था होगी। और महेश पूरे गांव में सबसे अच्छा, तो यहाँ पर कौन सी होगी? उत्तमावस्था होगी। उत्तरावस्था। उत्तरावस्था वाले विशेषण शब्दों से पहले क्या लगता है? से लगता है, से अधिक लगता है, से बढ़कर, उससे, की अपेक्षा में, के बजाय, के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले, दोनों में से, आदि में से कोई एक जुड़ा रहता है। क्योंकि तुलना का भाव रहता है, तो इनमें से कोई ना कोई एक जुड़ा जरूर रहेगा। उत्तमावस्था में होता है, इसके लिए हिंदी में विशेषण शब्दों से पहले सबसे, सब में, सर्वाधिक, सभी में, सभी अपेक्षा, सबसे अधिक आदि तुलना वाचक शब्दों में से कोई एक जुड़ा रहता है। विशेषण के विकारक, अपने विकारक शब्द पढ़े थे। विकारक होते हैं लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य। तो विशेषण के विकारक कौन कौन से होते हैं? लिंग और वचन। संख्यावाचक विशेषण लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलते, यहाँ पर विशेष तौर से नोट करके लिखा हुआ है। जैसे 5 लड़के, तो 5 लड़कियाँ, 10 गाय, 10 गायें, 15 घोड़े। यहाँ पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि 5 ही प्रयोग हो रहा है। गुणवाचक विशेषणों में सामान्यतः एकारांत, इकारांत और उपकारांत तथा अकारांत विशेषणों में लिंग या वचन के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ये भी गुणवाचक में भी होता है। जैसे मूर्ख लड़का है तो मूर्ख लड़की भी हो सकता है। यहाँ पर मूर्ख तो सेम ही है ना। यहाँ पर लिंग चेंज हो रहा है, मूर्ख लड़के, यहाँ पर बहुवचन हो गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। गुणी बालक, गुणी लोग, यहाँ पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इकारांत, लालची लड़का तो लालची लड़की भी हो जाती है, यहाँ पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लालची लोग भी हो गए, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उकारांत, दयालु लड़का तो दयालु लड़की भी होगी, यहाँ पर भी लिंग का कोई प्रभाव नहीं है। दयालु स्त्री, यहाँ पर वचन का भी कोई प्रभाव नहीं है, ना लिंग का प्रभाव है ना वचन का प्रभाव। उकारांत, झगड़ालू बच्चा, झगड़ालू बच्चे, वचन का कोई प्रभाव नहीं है, और साथ साथ में लिंग का भी कोई प्रभाव नहीं है। झगड़ालू महिला। अकारांत में विशेषण में लिंग वचन से बदलाव होता है। जैसे अच्छा लड़का तो अच्छी लड़की है, यहाँ पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ जाता है। आकारांत में अच्छा लड़का तो अच्छी लड़की, अच्छे लोग, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अच्छा हो गया, अच्छे हो गया और अच्छे। मोटा, मोटी, मोटे। मीठा, मीठी लीची और मीठे अंगूर। यहाँ पर आकारांत में प्रभाव पड़ता है लिंग और वचन का, बाकी कहीं पर प्रभाव नहीं पड़ता। विशिष्य रहित विशेषण संज्ञा का कार्य करते हैं। भूखे को खाना खिलाओ, संज्ञा शब्द कौन सा हो गया? यहाँ पर भूखे शब्द हो गया, और भूखा बाल क्या हो गया? विशेषण। प्यासे को पानी पिलाओ, तो यहाँ प्यासे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। प्यासे व्यक्ति विशेषण वीर की सर्वत्र पूजा होती है, तो ये क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। जब विशेषण शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, तो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए, तो विशेषण न होकर संज्ञा बन जाता है। अगर विशेषण शब्दों कारक का प्रयोग कर दिया जाए, तो वह विशेषण रहकर वहाँ पर क्या बन जाता है? संज्ञा बन जाता है। अगला है संख्यावाचक सर्वनाम। ये होता है आपके परिभाषा। प्राय जातिवाचक संज्ञा विशेष की संख्या, गिनती, क्रम और आवर्ती का बोध कराते हैं। संख्या शब्द अंगणित संख्या, वस्तु, मात्रा और उनका क्रम व्यक्त करते हैं। इनमें गणनावाची शब्द अविकारी है तथा क्रमवाचक और आवर्ती वाचक शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार रूप बदलते हैं। एक मिनट देखते हैं इनको। एक मिनट आगे है। संख्या के माध्यम से व्यक्तिवाचक संख्याओं को गिना नहीं जा सकता, वे भाववाचक संख्याओं को भी गिना नहीं जा सकता। इन व्यक्तिवाचक संख्याओं को गिना नहीं जा सकता। ये प्राय जातिवाचक में प्रयोग होती है। द्विवाचकों के साथ संख्यावाचक विशेषण आने पर वे परिणामवाचक संख्या बन जाती है। गणनावाचक अविकारी होती है। एक बालक, एक बालिका, 4 महिलाएं,
4 महिला। क्रमवाचक विशेषण लिंग के अनुसार प्रयोग होता है, जैसे दुगुना, दुगुनी लिंग के अनुसार प्रयोग हो रहे हैं। दुगुनी लड़कियां, दुगुने लड़के हैं, दुगुने आदमी, राम पहली कक्षा में पढ़ता है। संख्यावाचक विशेषण, इसमें क्या होता है, एक तो गणनावाचक होता है, एक क्रमवाचक होता है, एक आवर्तवाचक होता है, एक समुदायवाचक और प्रत्ययवाचक। गणनावाचक क्रमवाचक प्रथम द्वितीय तृतीय एकम तृतीया, आवर्तवाचक दुगुना तिगुना, समुदायवाचक चारों पांचों और प्रत्येकवाचक विभागवाचक हर एक और हर 5। आगे निश्चित संख्यावाचक को इसके भेद, जिन विशेषणों से अपने विशेषणों की निश्चित संख्या का बोध हो तो निश्चित संख्यावाचक कहा जाता है। जैसे निश्चित संख्या बोध है 40 छात्र, तो संख्या निश्चित संख्या का बोध है, तो संख्यावाचक इस छात्रों की विशेषता बता रही है 40 है, छात्र तो है लेकिन कितने हैं छात्र, 40, तो यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है। उसके पास 3 पुस्तकें हैं, अब पुस्तकों की विशेषता बताई जा रही है 3 से, कि पुस्तक तो है लेकिन 3 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चित संख्या हो गई। विद्यालय में 27 शिक्षक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, निश्चितता का बोध हो रहा है। तो गणनावाचक होते। गणनावाचक ऐसे विशेषण जो किसी संज्ञा सर्वनाम की गिनती का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक विशेषण कहते हैं। गणनावाचक विशेषण भी अपने विशेष्य की गणना 2 प्रकार से करते हैं। एक तो पूर्णांक बोधक, किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या के पूर्ण अंक का बोध, जैसे 1 2 पूर्ण संख्या आ रही है 3 4 20 50 100 लाख करोड़ इत्यादि। एक पूर्णांक क्या होता है, खंडवाची, ये किसी संख्या का खंड हो, किसी संख्या यह सर्वनाम की संख्या का अपूर्ण अंक का बोध। यहाँ पर तो पूर्णता का बोध हो रहा था, यहाँ पर अपूर्णता का बोध हो रहा है। इस विशेषण से पूर्ण संख्या के किसी भाग का बोध होता है, जैसे पाव या चौथाई, आधा, पौन, 3/4, सवा, ढाई, 1/3, पावल, अर्ध, पादोन, सपाद आदि। यहाँ पर पूर्णता का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ पर अपूर्ण का बोध हो रहा है। विशेष पूर्णांक बोधक विशेषण के साथ एक जोड़ देने से लगभग एक अर्थ प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। यथा बगीचे में 51 पौधे हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, अनिश्चित संख्या हो गया। सड़क पर 21 लोग चल रहे हैं, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। मैं 5 दिनों से जयपुर जाऊँगा, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध। पहले तो 5 आएगी, यहाँ पर निश्चितता का बोध है, लेकिन 5 के साथ में 1 लगाने से क्या हो गया, अनिश्चितता का बोध हो गया। पूर्णांक बोधक विशेषणों में से 20 50 सैकड़ा, हजार, लाख और करोड़ में ओ प्रत्यय जोड़ देने से अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे पहले अगर सिर्फ 20 बोले तब तो ठीक है, निश्चितता का बोध हो, लेकिन ओ प्रत्यय जोड़ते 20 हो गए तो अनिश्चितता का बोध हो गया। 50 बहुत अनिश्चितता का बोध हो गया, हजारों अनिश्चितता का बोध हो गया। लाखों का रुपये बना विद्यालय जंजीर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जर्जर है, तो ये क्या हो गया, लाखों का रुपये। यहाँ पर अनिश्चितता का बोध है, रुपये तो लगा रखे हैं लेकिन लाखों में, अब पता नहीं कितने लाख, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। 2 भिन्न भिन्न पूर्णांक बोधक विशेषणों का प्रयोग अनिश्चित संख्या वाचक में गिना जाएगा। घर के बाहर 4-5 गायें खड़ी है, यह तो अगर सिर्फ 4 आ जाए तब तो निश्चित का बोध है, लेकिन 4-5 गाय खड़ी है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित संख्या बताई जा रही है। सभागार में 8-10 व्यक्ति बैठे हैं, अनिश्चित संख्या बताई जा रही है। बच्चे के पास 20-30 रुपये, अब पता नहीं, निश्चित तक बोध नहीं हो रहा है, रुपये तो है लेकिन कितने रुपये, 20-30, यानी संभावना बताई जा रही है इतने हो सकते हैं, तो अनिश्चित का बोध है। कभी कभी पूर्णांक बोधक संख्यावाचक विशेषणों का प्रयोग संख्यावाचक के रूप में नहीं अपितु किसी विशेष अर्थ हेतु होता है। यथा राम श्याम से 21 है, यहाँ पर देखो संख्या तो पूर्णांक है, अब 21 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। उसका स्वास्थ्य 19-20 है, अनिश्चित बोध हो रहा है। आप इतने 3-5 क्यों कर रहे हो, मुझे देख रहे हैं 9-2-11 हो गया। इन वाक्यों में संख्या विशेषण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इनका पता नहीं चल रहा है। अगला था क्रमवाचक विशेषण। किसी वस्तु की क्रमानुसार गणना का बोध होना, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों की गिनती करते समय उनका क्रम निर्दिष्ट करने वाली तथा पहला, पहली, पहले ये विशेषण पूर्णांक बोधक विशेषण से बनते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, लाखवां इत्यादि। पहले 4 नियम रहित होते हैं, जैसे 1 का पहला हो जाता है पहली, पहले, 2 का दूसरा, दूसरी, दूसरे, तीसरा, तीसरी, तीसरे, चौथा, चौथी, चौथे, 5 से अनंत तक में 5वां प्रत्यय देने से, जैसे 5वां, 6वां, 7वां पुल्लिंग छोड़ो, ये तक कोई विशेष नहीं। देखो यहाँ पर कोई समुदायवाचक है, ये लो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो अपन को इम्पोर्टेंट है उसके अनुसार चलना। समुदायवाचक वस्तुओं आदि की संख्या को एक समूह के रूप में व्यक्त करते हैं, ये अविकारी शब्द है। यथा दोनों, तीनों, समुदाय, समुच्चय का बोध करा रहे हैं।
कभी कभार समुदायवाचक की द्विरुक्ति भी होती है, पांचों के पांचों यहाँ पर समुच्चक बोध कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये समुच्चक बोध हो रहा है। कुछ संज्ञाएं भी समुदाय का बोध कराती है, दहाई 10 का, कोड़ी 20 का, 40 का 40 का, सैकड़ा 100 का, 32 के समूह का। जैसे दोनों आदमी शिक्षित है तो यहाँ पर 2 का बोध हो रहा है, तीनों या 3 का, तीनों पुस्तक मनोज की है, चारों कुत्ते भौंक रहे, 1 दर्जन केले लाया हूँ, तुम तीनों खुशियाँ, पांचों के पांचों लोग ईमानदार हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। अगला प्रत्येकवाचक विभागवाचक विशेषण। प्रत्येकवाचक विशेषण के वस्तु में से प्रत्येक एक एक होने का बोध, जैसे हर एक यानी एक का बोध हो रहा है, एक का बोध हो रहा है, दो का बोध हो रहा है, तीन का बोध हो रहा है। हर एक मतलब हर एक में से, हर एक कक्षा में 2 खिड़कियाँ हैं, यानी हर कक्षा में 2 खिड़कियों का बोध हो रहा है, मतलब संख्या बोध हो रहा है, निश्चित संख्या बोध हो रहा है। प्रत्येक छात्र 4 पुस्तकें लेकर आए, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, निश्चित संख्या बोध हो रहा है। आगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संजय या स्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण, जैसे लगभग, संख्या तो बताई जा रही लेकिन कितनी, कोई निश्चित का भाव नहीं है। करीब, तकरीबन, बहुवाची में बहु, बहुत, बहु तेरे, सब, सैकड़ों, हजारों, लाखों, सर्व, कई, अनेक, बहुत से, समस्त, सकल, ज़्यादा, अधिक, पूरा, समुच्चय इत्यादि। एग्जाम्पल, बहुत छात्र, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक का प्रयोग कर। बहुत पानी, तो अनिश्चित परिणाम है। अल्पवाची, अल्प मतलब थोड़ा, अल्प कम, थोड़े, कुछ, थोड़ा, थोड़े। अनुमानवाची 1 2 होंगे शायद, 3 4 50 100। पर्याप्तवाची पर्याप्त है, काफ़ी है, अपर्याप्त है, ना काफ़ी। यहाँ पर क्या हो रहा है, अनिश्चित का बोध हो रहा है यहाँ पर भी। परिणामवाचक विशेषण अपने 2 पढ़ लिए, संख्यावाचक ये आ गया, एक संख्यावाचक पढ़ लिया, एक को आपने गुणवाचक पढ़ लिया। अगला है परिमाणवाचक। ऐसे विशेषण जो संज्ञा या स्वनाम की माप, तोल या मात्रा की सूचना देते हैं, जहाँ पर उसके परिणाम का बोध होता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण के रूप में द्विवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग होता है। इसमें यह ध्यान रखना है, परिमाणवाचक विशेषण में द्विवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है क्योंकि ये अगण्य व मापतोल के रूप में पाई जाती है। क्योंकि आपने पढ़ा था जाते हुए संख्या के 2 उपभेद होते हैं, कौन से, द्विवाचक व समूहवाचक। तो वहाँ पर द्विवाचक जितने भी संज्ञाओं का प्रयोग अगर इसमें होता है तो वो क्या होता है, परिणामवाचक में आता है। ऐसा विशेष है जिसे मापा या तोला जा सके, ये अगण्य होती है। इसके साथ मापन इकाई आती है, जैसे 1 kg, 2 kg, 400 ग्राम, 125 फुट, क्विंटल इत्यादि। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिणाम और विशेष्य की निश्चित मात्रा या परिमाणवाचक का बोध कराने वाले। निश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग जब अगण्य या द्विवाचक संख्याओं के साथ किया जाएगा तो ये विशेषण निश्चित परिणामवाचक विशेषण का अगला है। यानी जहाँ पर निश्चितता का बोध, जैसे 1 किलो चावल, तो ये निश्चितता का बोध हो रहा है। 2 लीटर दूध, निश्चितता का बोध हो रहा है। 3 मीटर कपड़े, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। 10 किलो अनाज, यहाँ पर निश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम हो गया। एक होता है इसका अनिश्चित परिणामवाचक। विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम की नाप, तोल, मात्रा की अनिश्चितता प्रकट करते हैं, यानी थोड़ा दूध चाहिए, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। दूध तो चाहिए लेकिन कितना, थोड़ा। बहुत मिठाई, मिठाई तो लेकिन बहुत मिठाई, अनिश्चितता का बोध हो रहा है। ज़्यादा नमक, अब अनिश्चितता का बोध है। थोड़ी सी सब्जी, अनिश्चित, अब कितनी सब्जी पता नहीं है, थोड़ी सी बोल तो दिया लेकिन थोड़ी सी में तो कितनी, बहुत सारा घी, यहाँ पर अनिश्चितता का बोध हो रहा है। आगे आता है अनिश्चित परिणाम और निश्चित परिणाम में डिफरेंट क्या है। थोड़ा सा नमक, कुछ मिठाई, पूरा घी, सारा देश, जितना काम, ये उनके उदाहरण दे रखे हैं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण आता है एग्जाम में। जहाँ पर संज्ञा शब्दों के साथ में अगर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके भेद 4 होते हैं, संकेतवाचक, निर्देशवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। सर्वनाम शब्द किसके साथ प्रयोग होता है, संज्ञा के साथ में, या तो पहले भी आ सकता है या उसके बाद में भी आ सकता है। जैसे सुंदर है, सुंदर शब्द हो गया, सुंदर के साथ में क्या प्रयोग हो गया, आपके सर्वनाम प्रयोग है। यह बालक, ये बालक क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के साथ में सर्वनाम प्रयोग हो रहा है, यह है, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये सर्वनाम ने होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, क्या साथ कौन आ रहा है,
यह आ रहा है। तो देखो कोई रास्ते से जा रहा है, कोई क्या हो गया, ये हो गया आपके सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम कोई है, रास्ता क्या है, संजय। कोई पुरुष, पुरुष संजय, संजय के साथ क्या आ रहा है, सर्वनामिक आ रहा है, यह है कि सर्वनाम। तो ये गया सारण विशेषण। इस सारण विशेषण में मैं, तो, आप को सारण विशेषण नहीं गिना जाता। ये विशेष तौर से ध्यान रखना, सारण विशेषण में किसको नहीं गिना जाता, मैं, तू और आपको सारणनामिक विशेषण के अंदर काउंट नहीं किया जाता, इनको नहीं। वह शाम को 4 बजे आएगा। शाम क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा के साथ में इसका प्रयोग हो रहा है। वह का, वह क्या है, एक सर्वनाम है। अपने पहले भी बड़ा, संज्ञा के साथ में अगर सर्वनाम का प्रयोग हो जाता है तो वहाँ पर कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वह लड़का विद्यालय चला गया, लड़का क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। वह क्या है, वह हो गया आपके, ये सर्वनाम हो गया। तो अगर संज्ञा के साथ में सर्वनाम प्रयोग हो जाएगा तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आगे है विशेष। पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम विशेषण में, अभी मैं आपने पढ़ा था, मैं और तुम और आपके साथ में कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है। सार्वनामिक विशेषण का कार्य के रूप है। मूल सार्वनामिक विशेषण कौन सा है, यह है, वह और कोई, यह है मूल है, यह वह कोई और कुछ, और इनका विस्तारित रूप हो जाता है या यौगिक यह बन जाते हैं, जैसा वैसा, उतना जितना, ऐसा ऐसा, उतना कितना। जैसे ये किताब महंगी है, ये किताब क्या हो गई आपके, संज्ञा हो गई, कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो इसके साथ प्रयोग होने की वजह से ये क्या हो गया, सार्वनामिक वाचक विशेषण हो गया। अगर इस है तो कौन सा सर्वनाम, कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह लड़की सुंदर है, लड़की क्या है, संज्ञा है, इसके साथ में वह एक प्रयोग हो गया, यह भी कौन सा, निश्चयवाचक हो गया। साथ में प्रयोग होने की वजह से इसे कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। जैसा देश, देश क्या हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन इसके साथ में ये प्रयोग है तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। वैसा बेस, ये कहा बिल्कुल उचित है, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। उतना काम करो जितना कर सको, ये क्या यौगिक हो गया। संकेतवाचक विशेषण। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करने वाला कार्य करता ही। जैसे ये लड़का बीमार है, ये निश्चितता का बोध हो रहा है कि लड़का तो है, लेकिन ये, वो लड़का क्या, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के साथ में किसका प्रयोग हो रखा है, सर्वनाम का प्रयोग हो रखा है। अगर संज्ञा के साथ में सर्वनाम प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वे पुस्तक मेरी है, वे पेड़ हरे हैं। आगे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। जब अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे मुझे कोई पुस्तक दे दीजिए, तो पुस्तक क्या है, यहाँ पर संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पर इसके साथ में कोई शब्द प्रयोग क्या रहा है, ये कोई शब्द सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर संज्ञा के साथ में सर्वनाम प्रयोग होता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। मैं आपको कुछ चीज़ दूंगा, इसी प्रकार मैंने किसी व्यक्ति को खाना खिलाया था। आगे प्रश्नवाचक सार्वनाम विशेषण। जब कौन वे क्या सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए। कौन लोग थे वे, लोग आगे जातिवाचक संज्ञा, इसके साथ में कौन का प्रयोग हो रहा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। इसी के समान आप क्या चीज़ खरीदेंगे, तुम्हें कौन सा मकान अच्छा लगा। अगला है संबंधवाचक, यहाँ पर जहाँ संबंधता का भाव, जो सो, इन सर्वनामों का जब अपनी संज्ञाओं के साथ प्रयोग किया होता है तो उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण का कहते हैं। जैसे जो पुस्तक कल खरीदी थी वह पुस्तक खो गई। तो इस ये हो गई संज्ञा, संज्ञा के साथ में जो और सो का प्रयोग होने की वजह से ये हो गया संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जितना जितना नाम बढ़ता है, ये नाम क्या हो गया, संज्ञा हो गई, संज्ञा के साथ में इनका प्रयोग हो रहा है। विशेषण की रचना। एक मूल विशेषण होता है, एक यौगिक विशेषण। मूल विशेषण लंबा, पतला, वीर, सुंदर। यौगिक संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग जोड़कर। यौगिक सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम में प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर जो बनता है वो यौगिक सर्वनाम विशेषण कहलाता है। संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर विशेषण किस प्रकार, जैसे एक प्रत्यय जोड़ें, राजनीति है तो अगर इसमें इस प्रत्यय जोड़ें तो राजनीतिक, ये विशेषण हो गया। नीतिक में एक प्रत्यय जोड़ें, नैतिक हो गया। शिक्षा में एक प्रत्यय जोड़ें, शैक्षिक हो गया। बुद्धि में एक प्रत्यय जोड़ें तो बौद्धिक हो गया। भूगोल में एक प्रत्यय जोड़ें तो भौगोलिक हो गया। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ें तो ऐतिहासिक हो गया। प्रमाण में एक प्रत्यय जोड़ें तो प्रामाणिक हो गया। इत प्रत्यय, पुष्प में
अगर इत पर जोड़े पुष्पित हो गया, पीड़ा से पीड़ित हो गया, लेख से लिखित हो गया, उत्कंठा से उत्कंठित हो गया, उपेक्षा से उपेक्षित हो गया, सुगंध से सुगंधित हो गया, विस्मय से विस्मित हो गया, कलंक से कलंकित हो गया, तरंग से तरंगित हो गया, निंदा से निंदित हो गया। अविवाच्य शब्दों में विशेषण की रचना, जैसे अविवाच्य शब्द है अगला, तो आगे का अगला हो जाता है, पीछे का पिछला हो जाता है, नीचे का निचला हो जाता है। उपसर्ग जोड़कर विशेषण शब्दों को रचना करना, जैसे उपसर्ग सत, जन में सत जोड़ा तो सज्जन हो गया, दूर जन में दूर जोड़ा तो दुर्जन हो गया, बे में निर जोड़ा तो निर्भय, उपसर्ग जोड़ रहे हैं यहाँ पर। सेव दूर, बल में से जोड़ा तो सबल हो गया, दूर जोड़ा तो दुर्बल हो गया। अधीन शब्द था, उसमें पर जोड़ा तो उसमें पराधीन हो गया। इसी प्रकार छूत में अगर अ जोड़ा तो अछूत हो गया, गुण में अगर से जोड़े तो सगुण हो गया, रोग में अगर निर जोड़े तो निरोग हो गया, रस में अगर निर जोड़े तो नीरस हो गया, अगर निर और अपराध निरपराध हो गया, उन्नति और शील उन्नतिशील हो गया। इस प्रकार ये अपनी विशेषण का प्रकरण था। अपना उम्मीद है आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। इसी प्रकार आपने पढ़ेगा दिन रात कंटिन्यू करते रहिए, आनंद मस्त रहिए, आनंद रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।